हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपको इस चैनल पर ड्रीम क्लासेस पर बेहतरीन ढंग से ट्वेल्थ का बायोलॉजी का अध्ययन कराऊंगा, जिसके लिए मैं आपको जो है सारे सब्जेक्ट जितने भी सिलेबस हैं, हर एक सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक सारी तरह से बढ़िया तरह से जो है क्लियर कराऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आज आप देख पा रहे हैं आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है चैप्टर का फर्स्ट अध्याय। आपके जो सिलेबस के हैं उसका फर्स्ट अध्याय है जीवों में जनन। जीवों में जनन मतलब जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सभी में किस प्रकार से जनन होते हैं, अपने जैसा संतान की जो प्राप्ति होती है वह कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसी के बारे में सारा जो है आपको 12th के बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है ना। ये जीवों में जनन में आप लोग जानिएगा कि इस चैप्टर में पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, समस्त जीव जंतु जितने भी हैं, सभी का निर्माण कैसे हुआ है, वह कौन सी प्रक्रिया को अपना करके जीव जो है अपने जैसा संतान की प्राप्ति करता है, ये सारा कुछ मैं जो है इस चैप्टर पर क्लियर करूंगा। ठीक है। इस चैप्टर के पहला अध्याय का पहला टॉपिक जो है आपका बाबू, वो है जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। जीवन अवधि मतलब कि कोई जीव जब जीता है तो वह जीने के पर्याप्त, लाइफ स्पेस जीने के पर्याप्त उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने के पहले वह अपने जैसा नई नए संतति को निर्माण करके जाता है। लेकिन वह निर्माण करके जाने के पश्चात बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपने जैसा जीव की प्राप्ति तो करता है, उत्पत्ति तो करता है, परंतु उत्पत्ति करने के पश्चात वह अपने जैसे संतति को जो मतलब कि अपने जैसे संतति को जो है निर्माण करता है, वह उसका प्रक्रिया क्या है? तो उसका प्रक्रिया है जनन। लेकिन हर एक जीव का कुछ न कुछ जीवन अवधि होती है, कुछ न कुछ जो है लाइफ स्पेन होते हैं। वह हर एक जीव जो है पृथ्वी पर हमारा जो है इस ब्रह्मांड का निर्माण, इस पृथ्वी का निर्माण आज नहीं, लगभग जो है बहुत साल पहले हो चुका था, लेकिन बहुत सारे जीव आज भी हैं जो उनका निर्माण होते जा रहा है, वह जो है आज भी वह जीवित है, उनकी संतति हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो वह कैसे मिलता है? तो उसके लिए हम लोग सभी समस्त जीवों का कुछ न कुछ अवधि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। यह जीवन अवधि जो है उसका जीवन काल कहलाता है कि कोई जीव जो है वह कितना दिन जिया और कैसे कैसे करके वह जो है जिया, तो उसका जीवन काल हम लोग देखेंगे, है ना। तो जीवन काल किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं? इसका छोटा सा परिभाषा है, ज्यादा बड़ा डीपली परिभाषा है नहीं, छोटा सा परिभाषा है। क्या कि समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवधि को ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। मतलब क्या है? साफ साफ आप लोग देख पा रहे होंगे, साफ साफ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि छोटा सा परिभाषा, ज्यादा बड़ा परिभाषा है नहीं जीवन अवधि का। जीवन अवधि मतलब लाइफ स्पेन, मतलब हम जन्म लिए तो हमारी भी एक कुछ अवधि होगी, है ना कि नहीं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं सजीव, सभी का कुछ न कुछ जीवन अवधि होती है। तो वो जीवन अवधि क्या होता है तो उसके बारे में अभी डाटा बताएंगे, लेकिन पहले जीवन अवधि का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं।
जीवन अवधि मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु हैं, चाहे हुआ जो है जीव जंतु हमारा ये सजीव हो, सजीव ही सब होता है, मतलब कि पेड़ पौधे हो, और चाहे तो समस्त जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु, सभी का कुछ न कुछ अवधि होता है। वह अवधि हमारा जीवन अवधि कहलाता है। तो सीधा सीधी आप परिभाषा देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवधि को ही हम लोग जीवन का अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीवन अवधि कहते हैं। इस अवधि के अंतराल ही वह अपने जीवन में सभी कुछ क्रिया करता है, उसके बाद वह जो है मर जाता है, और उसके बाद जो उसकी जो संतति होती है वो नए प्रक्रम के रूप में जन्म लेते हैं, और वह फिर जो है सारा क्रिया करता है, और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार से जो लगातार ही हमारी पृथ्वी पर पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती आ रही है। आज से नहीं, प्राचीन काल से यह प्रक्रिया चलती आ रही है, और यही प्रक्रिया से जो है हमारा पृथ्वी जो है आज भी जीवों के द्वारा, समस्त पृथ्वी पर जीवों का जो है वह विहीन नहीं है, बल्कि जीवों के द्वारा आज भी हमारा पृथ्वी जो है वह भरा पूरा है ना। जितने भी पेड़ पौधे भी देख रहे हैं उनका भी कुछ न कुछ जीवन अवधि है, जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं उनका भी कुछ न कुछ जीवन अवधि है, वो भी अमर नहीं है। कोई पृथ्वी पर अमर नहीं है, जो जन्म लिया है उसको मरना है, लेकिन उस मरने के पर्याप्त जो बहुत सारे क्रियाएं वो करता है, चाहे वह जनन की क्रिया हो, चाहे वह जो है जितनी प्रकार की क्रिया है सब वह करता है, और करने के पश्चात ही उसकी मृत्यु होती है। लेकिन मरने से पहले वह अपने जैसा संतति को बना कर जाता है ना। वो संतति को बनाने की क्रिया ही हमारा जो है जीवन अवधि कहलाता है, वो उसका जितना भी अवधि होता है, ठीक है ना। तो इस परिभाषा को अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार दीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो फॉलो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्लास को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए, बेहतरीन ढंग से आप लोग को सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जीवन अवधि का परिभाषा हो गया। इसी प्रकार से इस चैप्टर में कुछ जीव जंतु का एनसीईआरटी का पूरा फुल्ली एकदम कोर्स हम आपको बताएंगे। पूरा एनसीईआरटी का आपको जो है सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो है क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो सारा कुछ मैं आपको जो है कवर करूंगा। तो एनसीईआरटी में कुछ जो है फिगर दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। इस प्रकार से समस्त जीवों का देखिए कुछ न कुछ अवधि दिया हुआ है। ये कहीं कहीं खाली है, जो आपको एनसीईआरटी के बुक में पहला पेज में साफ लिखा हुआ है, उसको हम अभी भरेंगे। पहले जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्या? देखिए यहाँ तितली का जो है जीवन अवधि दे रखा है। तितली का जो है जीवन अवधि दे रखा है ना बाबू। ये तितली का जीवन अवधि कितना दे रखा है? तो 1 से 2 सप्ताह, मात्र 1 से 2 सप्ताह हुआ जीता है। कौआ का देखिए, देख पा रहे होंगे कौआ का जीवन अवधि कितना है? तो 15 साल लिखा हुआ है। क्या है? 15 ईयर, 15 साल ये जो है कौआ जीता है। उसके बाद देख पा रहे होंगे आप नीचे आप देख पा रहे होंगे नीचे आप देख पा रहे होंगे बाबू कि ये जो है केला का दिया हुआ है, गाय का दिया हुआ है, कौआ, ये हमारा जो है तोता का दिया हुआ, पैरोट का जीवन अवधि कितना दे रखा है? साफ से नहीं दिखाई दे रहा, देखिए हम यहाँ लिख पा रहे हैं 140 वर्ष। आप अनुमान नहीं लगाइएगा कि एक जो है तोता 140 साल जीता है, 140 साल। गाय का देख पा रहे हैं, केला का देख पा रहे हैं, ये सब का हम जीवन अवधि आपको हम बता रहे हैं। अभी जो लिखा हुआ है सिर्फ उसका भी चर्चा कर रहे हैं। और देखिए आप यहां आप देख पा रहे हैं,
मगरमच्छ है, कौन है? मगरमच्छ। मगरमच्छ का जीवन अवधि कितना है? तो मगरमच्छ का जीवन अवधि देख पा रहे हैं कि ये जो है 60 वर्ष का है। कितना है बाबू? 60 वर्ष का इसका जीवन अवधि है। आप देख पा रहे हैं फल मक्खी है, घोड़ा है, बरगद का गाछ है। बरगद को आप देख पा रहे होंगे, तो बरगद को तो सीधा सीधी आपको याद रखना है कि बरगद का जीवन काल जो है 200 साल होता है। कितना? 200 साल। ये 200 साल तक जो है ये अपने जीवन को जीता है, उसके बाद जो है ये भी खत्म हो जाता है। आप कहिएगा सर बरगद के बहुत सारे गाछ हम ऐसे देखें जो 2 साल से भी ज्यादा साल जीता है, तो उसका कारण है, उसका कारण ये है जो इसका शाखा होता है वो इस प्रकार से धरती में प्रवेश कर करके एक नए संतति का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना? ये नहीं जीता है, इसकी जो शाखा से जो बगल से जो जड़ निकलता है उससे प्राप्त करके ये नए संतति का निर्माण कर देता है, जिससे जो इसकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन जनरली एक बरगद का आयु, औसत आयु क्या है? तो 200 वर्ष है। ठीक है बाबू? आगे देख पा रहे होंगे ये आगे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कछुआ का दे रखा है, तो कछुआ का जीवन काल कितना है? तो कछुआ का जो जीवन काल आप देख पा रहे हैं तो ये है 100 से 150 वर्ष। कितना है बाबू? 100 से 150 वर्ष। ये हमारा कछुआ का जीवन अवधि है। आप देख रहे हैं धान का, तो धान का जीवन अवधि जो है साधारण रूप से आप जानते होंगे, धान हो गया, इसमें देखिए 2-3 को याद रखना है। एक हमारा धान हो गया, एक हमारा गेहूं हो गया, और एक आपका और जो पूछता है वो हमारा है मसूर। ये तीनों का जो जीवन अवधि होता है बउआ, वो याद रखिएगा 3 से 4 माह। 3 से 4 माह मात्र, ये 3 से 4 माह ही अपने जीवन को जीता है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। आप 3 से 4 माह में ही धान को प्राप्त कर लेते होंगे। ठीक है ना? वो आप देखते होंगे कि नए नए हाइब्रिड जो आ गया है, नए नए हाइब्रिड जो है वो भले कोई हाइब्रिड में जो 120 दिनों का होता है। 120 दिन मतलब 3 चौक 12, मतलब कि 3 महीना, यही ना हुआ? 3 महीना हुआ, 3 महीना ही होता है। तो जनरली 3 से 4 माह का धान का जीवन अवधि होता है। ठीक है बाबू? कितना होता है? 3 से 4 माह। आगे बस इतना आपका जो है एनसीईआरटी बुक में इतना ही आपका जो है चर्चा किया गया है। इसमें से आप तितली का देख पा रहे हैं, तितली का 1 से 2 सप्ताह मात्र है। कितना है बाबू? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह ही इस तितली को जो है जीने का, तितली जो है जीता है। कौवा 15 बरस, ये याद रखिएगा। तोता 140 बरस, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? ये इसका जो है जीवन अवधि होता है। ठीक है? एक तरह से हम जो है एक तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं। कौवा का जीवन, पहले जो है कुत्ता का दिया हुआ, कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है? तो याद रखिएगा कुत्ता का आजीवन अवधि होता है 20 से 25 साल। कितना? 20 से 25 साल। 20 से 25 साल के बाद जो है कुत्ता जो है वह मर जाता है। ठीक है ना? उसके बाद इसकी, ये कुत्ता मर जाता है, उसकी जो नए संतति आते हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए केला का जीवन अवधि, तो केला का जीवन अवधि जो है 3 से 4 माह होता है। 3 से 4 माह, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं गाय का, यहां पर जो है ये लिखा गया है, इसको हटा करके आप गाय का जीवन अवधि देखिएगा, तो गाय का जीवन अवधि होता है 20 से 30 साल। 20 से 30 साल होता है। ठीक है? आप मगरमच्छ को देख पा रहे हैं, तो मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 साल होता है। सीधा सीधी इसको आप याद रखिएगा, 60 साल लिखा हुआ है, 60 साल। घोड़ा का जीवन अवधि, तो घोड़ा का जीवन अवधि होता है 25 से 35 साल। कितना बाबू? 25 से 35 साल। कोई घोड़ा जो होता है वह 25 साल जीता है, कोई घोड़ा जो होता है वह 35 साल का जीवन अवधि होता है उसका। ठीक है ना? 25 से 35 साल। फल मक्खी, एक होता है आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी अलग होता है और फल मक्खी अलग होता है। ये दोनों का जीवन अवधि अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। दोनों का जीवन अवधि, फल मक्खी जो होता है उसका अवधि होता है जीवन अवधि 15 से 20 माह। ठीक है ना? जो बड़ा बड़ा मक्खी होता है उसको हम लोग जो है गांव देहात में ये क्या बोलता है, ड्रोन भी कह देते हैं। आगे देखिए धान का, तो यहां देखिए बता दिए। धान का देखिए यहाँ धान, गेहूं और मसूर, ये तीनों आप लोग जो है याद रखिएगा 3 से 4 महीने, उससे ज्यादा नहीं। आप देखिए कछुआ का दे रखा है 100 से 150 वर्ष, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपका दिया हुआ है। बरगद का गाछ का आपको हम बता चुके हैं अभी 200 वर्ष। कितना बाबू? 200 वर्ष। इसके अलावा
आपका बुक, आपका जो है एनसीईआरटी का बुक कुछ और किताब में जो है संरचना दे रखा है। क्या क्या आपके एनसीईआरटी बुक में जो है दे रखा है सिकोया वृक्ष का। क्या बाबू? सिकोया वृक्ष। तो सिकोया एक वृक्ष है, बहुत ही दरखत वृक्ष है, उसका जो है जीवन अवधि कितना होता है? तो उसका जीवन अवधि 2000 से 3000 वर्ष, 2000 से 3000 वर्ष होता है एक सिकोया वृक्ष का। दो 2000 से 3000 वर्ष, ये याद रखिए। इतना जीवन अवधि अगर आप याद रखते हैं, आपके सिलेबस में बस इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। ऐसे तो है बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन सब का जीवन अवधि नहीं पढ़ना है आपको। बस इतना ही जीवन अवधि आपको पढ़ना है। ये अगर आप कंट्रोल कर लिए, इतना अगर आप पढ़ लिए, तो आपका एनसीईआरटी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीवन अवधि से। फिर से एक बार, जीवन अवधि का परिभाषा हम लोगों ने क्या देखा था? सीधा सीधी जीवन अवधि मतलब जीवन काल। क्या बाबू? जीवन काल। जीवन काल मतलब कोई भी जीव जो है वह जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मर गया, कुछ और खा लिया तब मर गया, वो सब नहीं जानना। प्राकृतिक मृत्यु, जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु है, उसके बीच का जो जीवन अवधि होता है, उसके बीच का जो काल होता है, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। परिभाषा को एकदम ध्यान से, एकदम बढ़िया बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, एकदम एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो छूटेगा नहीं। ठीक है ना? अब इसके बाद ये जो हमारा जीवों में जनन का, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है उस पर आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है बउआ जनन। इस चैप्टर का फेमस क्वेश्चन जो इससे पूछता है, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। क्या बउआ? रिप्रोडक्शन। जनन, रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? पहले इसके शब्द को समझते हैं, ध्यान से समझिए इसके शब्द को। मतलब क्या है बाबू? जनन। जनन मतलब देख रहे हैं, इस जनन का जो आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में नाम, इसको हम निकाले हैं कि इसका तोड़ क्या होता है। जनन मतलब होता है जा मतलब जीवन, ना मतलब होता है नया, और ना मतलब एक और ना है मतलब निर्माण। क्या हो गया बाबू? ध्यान से समझिए कि जीवन में कोई भी अगर नया निर्माण अपने आप को कर रहा है, नए रूप में अगर जन्म ले रहा है, तो वही हमारा होता है जनन। क्या होता है? जनन। इसको अगर आप याद रख सकते हैं, छोटा छोटा सा ट्रिक, तो आपको यह परिभाषा यह रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप समझ जाइएगा। क्या हमने बताया? जनन। जनन मतलब जीवन में नया निर्माण। जो जीव इस पृथ्वी पर, इस समस्त हमारे पृथ्वी पर ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो जीव अगर जन्म ले रहा है नए रूप में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जनन। ठीक है ना? इसको आप याद रखना चाहते हैं, याद रख सकते हैं। अब जनन को हम लोग देख लेते हैं। जनन मतलब क्या होता है? जनन, जनन का परिभाषा, कोई जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोई जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई सजीव, कोई सजीव, कोई सजीव अपने जैसा या अपनी संतति को, कोई सजीव अपनी संतति को, अपनी संतति कह सकते हैं, वंशज कह सकते हैं, अपनी संतति या वंशज, अपनी संतति या वंशज को बचाए रखने के लिए, क्या बाबू? बचाए रखने के लिए रखने के लिए जो प्राकृतिक क्रिया करता है,
प्राकृतिक क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे ही जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनन कहते हैं, है ना? क्या हमने बताया? जनन का परिभाषा आपके चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? जनन मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी जीव, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वह छोटे हो, बड़े हो, बहुत बड़े हो, बहुत छोटे हो, जो हमको दिखाई नहीं दे, सूक्ष्म जीव हो, सब के सब जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सब के सब अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। किस लिए? अपने संतति को बचाए रखने के लिए। किस लिए? अपने संतति को बचाए रखने के लिए। अर्थात सीधी तौर पर अगर कहें तो अपने संतति को बचाए रखने के लिए जो जीव प्रक्रम करते हैं, जो जीव प्रक्रम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहते हैं बाबू? जनन। यह जनन जीवों में पाया जाने वाला प्राकृतिक गुण है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। अगर इस गुण को निकाल दिया जाए इस पृथ्वी पर से या जीवों से, तो यह पृथ्वी पूरा का पूरा पृथ्वी जो है बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरंग और बंजर हो जाएगा। तो उसको रंगीन और खुशहाल बनाने के लिए इस पृथ्वी को हमारा जनन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जनन जरूरी है, ठीक है ना? तो जनन का परिभाषा एक लाइन में अगर याद रखना है तो रखिए, क्या कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई सजीव, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई सजीव अपनी संतति वंशज को बचाए रखने के लिए जो प्राकृतिक क्रिया करता है, ये भी याद रखिए, ये प्राकृतिक क्रिया है, इसे मानव ने नहीं बनाया, समझ रहे हैं ना? ये प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रिया जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा बात को। जनन कितने प्रकार के? इसका दो प्रकार है। जनन के प्रकार, जनन के दो प्रकार हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और हमारा दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है? क्या हमने बताया? जनन किसे कहते हैं? परिभाषा देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना? क्या? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे आते हैं। अब लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, समझिए। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह सजीव, कौन बउआ? पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह सजीव जो नए संतति का निर्माण, अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है। क्या चीज? लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है। ध्यान से देखिए, क्या हमने बताया? पृथ्वी पर पाने जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पृथ्वी पर रहने वाले, पाए जाने वाले वैसा सजीव, वैसा सजीव जो अपने जैसा संतति का निर्माण, अपने जैसा संतति का निर्माण, संतति का निर्माण
लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है। लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है। लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए यहां, ध्यान से समझिए यहां। कहने का मतलब है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वैसा सजीव जो अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है। मतलब हम अपने जैसा संतति का निर्माण किए लैंगिक अंगों के सहयोग से, है ना। गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब जितने भी जीव जंतु आप देख पा रहे हैं, सब के सब लैंगिक अंगों के सहयोग से जो है अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। तो जो अपने जैसा संतति का निर्माण करता है लैंगिक अंगों के सहयोग से, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ध्यान से समझ पा रहे हैं? आगे दूसरा हमारा है बुआ अलैंगिक जनन। दूसरा इसमें आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा तो बेहतरीन रहेगा। एग्जाम्पल आपका क्या क्या चीज? तो एग्जाम्पल आपका हो गया सबसे पहले तो मनुष्य, मनुष्य हमारा हो गया, है ना। गाय हमारा हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, बकरी हो गया हमारा। ये सब जितने भी जीव आप देख पा रहे हैं सब के सब लैंगिक अंगों के सहयोग से अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। और जब अपने जैसा संतति का निर्माण करे लैंगिक सहयोग से, तो आप समझ जाइए वो लैंगिक जनन है। क्या है? लैंगिक जनन है। एक पॉइंट इसमें और समझना है लैंगिक जनन में, कि लैंगिक जनन में वरण बाबू, ये लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन मतलब की होता है, कहने का मतलब साफ साफ है कि वह लैंगिक अंगों के सहयोग से वो अपने संतति का निर्माण कर रहा है। अब लैंगिक अंगों के सहयोग से निर्माण कर रहा है तो निश्चित है कि इसमें कितने जीव भाग लेंगे? आप समझ पा रहे हैं? इसमें जो है 2 जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि बउआ लैंगिक जनन में जीवों का निर्माण के लिए 2 जीवों का, एक नर और एक मादा, ये 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसके शरीर में लैंगिक जनन अंग अलग अलग होते हैं, जो हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे मानव जनन में, है ना। इसके शरीर में लैंगिक अंग अलग अलग होते हैं और इसके शरीर में लैंगिक अंग अलग अलग होते हैं। और इन दोनों के लैंगिक अंगों के अलग अलग होने के कारण ही इन दोनों की आवश्यकता होती है। किस जनन में? लैंगिक जनन में। किस जनन में? लैंगिक जनन में। अगर लैंगिक जनन करना है तो इन दोनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। अब अगर कोई जीव इन दोनों के में से किसी का आवश्यकता नहीं है, मतलब मदद नहीं ले रहा है, तो निश्चित है कि वह जो है अलैंगिक जनन कर रहा है। क्या कर रहा है? अलैंगिक जनन। ठीक है ना। तो लैंगिक जनन में एक चीज याद रखिएगा, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ते जाइएगा। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? इसमें पहला पॉइंट हमारा हो गया कि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लैंगिक जनन से, इसमें 2 जीव भाग लेने के अलावा इसमें जो नए संतति बनता है, इसमें जो नए जीव का निर्माण होता है, उसमें विभिन्नता हमको देखने को मिलता है। क्या हुआ? विभिन्नता देखने को मिलता है। अब सर विभिन्नता मतलब क्या होता है, नहीं समझ पा रहे हैं?
अरे विभिन्नता मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाला अंतर। क्या होता है? जीवों में पाए जाने वाला अंतर। अंतर मतलब हम हैं, हमारे जैसा कोई जीव इस पृथ्वी पर होगा? एकदम नहीं होगा, कुछ न कुछ भिन्नता होगा। नाक की भिन्नता हो, आंख का भिन्नता हो, मुंह का भिन्नता हो, हाथ का भिन्नता हो, होठ का भिन्नता हो, कुछ न कुछ विभिन्नता जरूर होगी। हमारे जैसा टू कॉपी नहीं होगा, ठीक है ना? तो वो जो विभिन्नता देखने को मिलता है वह किस जनन में? तो लैंगिक जनन में। एकदम दिमाग में रखिए कि वो जो भिन्नता हमको देखने को मिल रहा है वह किस जनन में? किस जनन में? तो लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में ही वो विभिन्नता हमको देखने को मिलता है, और किसी जनन में ये विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है। तो पहला पॉइंट लैंगिक जनन से याद रखिएगा क्या? कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? दो जीव भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा क्या? कि लैंगिक जनन में जितने भी संतति प्राप्त होता है उसमें विभिन्नता देखने को मिलता है। अब एक बात और आया कि सर विभिन्नता क्यों होता है? तो बउआ जी ये याद रखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि विभिन्नता इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें दो जीव भाग लेता है। कितने जीव? दो जीव भाग लेता है, और दो जीव भाग लेने के कारण इसके शरीर में कुछ अलग डीएनए, हार्मोन्स और जो है बहुत सारे अलग जो है अनुवांशिक गुण होगा, और इसके शरीर में भी अलग गुण होगा, अलग अनुवांशिक गुण होगा, अलग डीएनए होंगे। तो इन दोनों से एक नया सजीव का निर्माण बन रहा है, इन दोनों से एक नए सजीव का निर्माण हो रहा है। तो इसका गुण और इसका गुण, इन दोनों का गुण जो है उसके वंशज में मिलता है, जिसके कारण से ये जो वंशज होता है वो एकदम भिन्न हो जाता है। ना तो इसके जैसा हो पाता है और ना ही इसके जैसा हो पाता है, वो एकदम दोनों से अंतर हो जाता है, भिन्न हो जाता है। इसलिए आप लोग सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे क्या कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो सुनने को मिलता होगा, देखिए ना ये बुतरुआ के अखिया जो है मम्मी पर गया है, देखो ने ये बचवा का जो है नाक एकदम पापा पर गया है। तो कहने का मतलब वो वही है क्या? विभिन्नता। ये विभिन्नता देखने को हमको मिलता है किसमें? लैंगिक जनन में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो लैंगिक जनन से रिलेटेड है आपको समझना है क्या? कि इसमें दो जीव तो भाग लेवे करता है, लेकिन दो जीव भाग लेने के कारण वो कौन से शरीर का अंग है जो भाग लेता है ना? तो ये याद रखिएगा, नर का शुक्राणु, नर का शुक्राणु, या इसको हम लोग कह सकते हैं नर युग्मक, मेल गैमीट्स, नर युग्मक। क्या बाबू? नर युग्मक, नर का शुक्राणु जो भाग लेता है, और दूसरा हमारा है बाबू मादा युग्मक, मतलब मादा का अंडाणु, अंडाणु, ये इसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का, ये शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों का मादा के अंडवाहिनी में, फ्लोपियन ट्यूब में मिलन होता है, और जिसके कारण जो है जायगोट बनते हैं, और वो जायगोट आगे स्थानांतरित होकर के घर में पालित हो जाता है, रोपित हो जाता है, और उसी से नया जीव बनता है। तो ये दो युग्मक कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, इन दोनों के मिलन से ही एक नए सजीव, एक नए जीव का निर्माण हो रहा है। किसका? एक नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो जिसके कारण से जो है उस संतति में क्या होता है? विभिन्नता देखने को मिलता है। ठीक है ना? आगे चौथा पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, लैंगिक जनन से रिलेटेड है, वो ध्यान में रखिए क्या? कि नर और मादा के साथ लेने के पश्चात, मतलब कि दोनों के जो है मिलने के पश्चात एक नए जीव का निर्माण होता है ना। लेकिन ये जो दोनों युग्मक होते हैं, ये दोनों जो युग्मक होते हैं, वो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाला युग्मक आगुणित होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाला युग्मक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? भर गया नीचे, नीचे दिखाई नहीं देगा, आगे बढ़ते हैं।
चौथा पॉइंट से कंटिन्यू होते हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाला युग्मक क्या होते हैं बाबू? आगुणित होते हैं। क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। अब सर ये आगुणित क्या हो गया बउआ? जब नर के वृषण में, मनुष्य की बात करते हैं, जब नर के वृषण में ये शुक्राणु बनता है, कौन शुक्राणु? इस प्रकार से ये छोटू सी कोशिका, ये शुक्राणु जब बनते हैं तो ये शुक्राणु को बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन? कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन होता है। और कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इसमें जो कोई भी कोशिका में अगर 46 गो गुणसूत्र है तो वो आधा आधा भागों में बट जाता है, ठीक है ना? तो इसमें कुल कितना गुणसूत्र होंगे? तो 23 गुणसूत्र होंगे। कितना? 23 गो इसमें होगा और एक शुक्राणु और बनेगा तो 23 गो इसमें होगा। इसलिए जो है इस प्रकार के चीज को हम लोग कहते हैं आगुणित संरचना, जिसको हम लोग जो है यन से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? अयन से। जो 46 गो गुणसूत्र है तो उसको हम लोग 2n से सूचित करते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ इस चीज को? हाँ, तो आगे फिर हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में जो भाग लेने वाला हमारा युग्मक होता है वो कैसे होते हैं? तो आगुणित होते हैं। क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। और आगुणित होने के कारण इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो कितना होता है? 23 गो, ना कि 23 जोड़ा। ये याद रखिएगा। जोड़ा कब होता है? जब नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है, जायगोट बनता है, तब जोड़ा होता है। अभी पहले क्या होगा? सिंगल रहेगा, मतलब कि 23 गो रहेगा। ठीक है ना? पांचवा पॉइंट लैंगिक जनन से रिलेटेड जो आप समझिएगा कि इसकी जो संरचना होता है वह विभिन्नता तो होता है और नए संतति का निर्माण तो होता है, उन विभिन्नता देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए उपयुक्त होते हैं। क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ पर्यावरण में तो सब के सब जीव नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सब में विभिन्नता देखने को मिलता है ना। अब विभिन्नता होने के कारण जो उसमें जो शरीर के जो आंतरिक गुण होते हैं वो भी अलग अलग होता है, वो भी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग रहता है। और अलग अलग रहने के कारण जो है इसमें जो इसके वंशज में जो गुण दिखाई देगा वो एकदम अलग होगा। और जो हमारे पर्यावरण के उपयुक्त होगा, ये उपयुक्त होता है। तो लैंगिक जनन से रिलेटेड मैंने 5 पॉइंट पढ़ाया। कौन कौन पॉइंट? ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, लैंगिक जनन से हमारा पहला पॉइंट क्या है कि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, 2 जीव भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट कि इससे जो वंशज जो बनता है, इससे जो नए संतति का निर्माण होता है उसमें विभिन्नता देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विभिन्नता देखने को मिलता है। तीसरा, नर इसमें जो भाग लेते हैं युग्मक, वो नर में दो प्रकार के जीव भाग ले रहा है, तो दोनों में अलग अलग युग्मक बनता है। एगो को बोलते हैं शुक्राणु, एगो को बोलते हैं अंडाणु। ये दोनों प्रकार के युग्मक भाग लेकर के एक नए संतति का निर्माण करता है। चौथा पॉइंट लैंगिक जनन, चौथा पॉइंट हम उधर लिखे थे, है ना? चौथा पॉइंट मैंने यहां लिखा था, लैंगिक जनन में भाग लेने वाला युग्मक आगुणित होते हैं। क्या होते हैं महुआ? आगुणित होते हैं। और पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है लैंगिक जनन से रिलेटेड, यह पर्यावरण के उपयुक्त होता है। क्या होता है बाबू? पर्यावरण के उपयुक्त होता है। ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखिएगा तो रख सकते हैं, लैंगिक जनन से रिलेटेड है। ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखिएगा तो आपको आगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर भी लिखने को आएगा। तो अगर आप यहां इस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है ना? अब आगे आते हैं अलैंगिक जनन। हमारा दूसरा कौन सी था? अलैंगिक जनन, जो पीछे देखे थे, याद होगा आप लोग को। जनन मैंने कितने प्रकार के पढ़ाया था?
जनन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कितने प्रकार के? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, हमने दो प्रकार का देखा था। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, लैंगिक जनन जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, है ना। अब हमारा वही दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है अलैंगिक जनन? देखो समझो यहां ध्यान से, जनन इसमें भी हो रहा है, जनन उसमें भी हो रहा है, दोनों में जनन हो रहा है, परंतु फर्क है। क्या फर्क है? समझिए ध्यान से। लैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा था कि दो जीव भाग ले रहा था। कितने जीव भाग ले रहे थे? दो जीव भाग ले रहे थे। परंतु अलैंगिक जनन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें एक जीव भाग लेगा, दो जीव भाग नहीं लेंगे। कितने जीव? एक जीव। तो इसका परिभाषा पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्या? जनन का वह विधि, जनन का वह विधि जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति को, अपने जैसा संतति को, संतति का लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, संतति का निर्माण, अपने जैसा जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों से, ये हमारा इस परिभाषा का की पॉइंट है। की पॉइंट मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमारा परिभाषा का की पॉइंट है, इसको याद रखिए। इसलिए इसको हम जो है दूसरा कलर से लिख पा रहे हैं, दूसरा कलर से लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में अगर आप उस परिभाषा का की पॉइंट पकड़ लिए तो परिभाषा आपको रटना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। क्या मैंने बताया? जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों से, लैंगिक अंगों से ना करके किसी अन्य विधि से करता है। लैंगिक अंगों से ना करके किसी अन्य विधि से करता है, किसी अन्य विधि से, किसी अन्य विधि से नए संतति का निर्माण करता है, नए संतति का निर्माण करता है। निर्माण करता है, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। देख पा रहे होंगे, एकदम साफ साफ परिभाषा, एकदम समझिए, कुछ ज्यादा नहीं है, लेंदी नहीं है, एकदम परिभाषा को अपने स्तर से समझिए। लगे कि नहीं कि हम बच्चा को पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब अपने जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, अपने पढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप इस चीज को देखिएगा तो परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी बच्चा समझता है कि रटना पड़ता है, नहीं बाबू, रटना नहीं है, एकदम रटना नहीं है, रटना एकदम नहीं है, बस खाली आपको ध्यान पूर्वक समझना है। अगर आप परिभाषा को बढ़िया से समझ गए तो आपको एकदम रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम गारंटी लेते हैं। क्या बताया अलैंगिक जनन का परिभाषा? क्या बताया? जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण, अपने जैसा संतति का निर्माण
लैंगिक अंगों से ना करके, सॉरी जैसा छूट गया है पॉइंट यहां, लैंगिक अंगों से ना करके ऐसा छूट गया, ना करके किसी अन्य विधि से नए संतति का निर्माण करता, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ रहे ना? जैसे इसमें हमारा हो गया एग्जाम्पल में, याद रखिएगा, कवक, पैरामीशियम, ठीक है ना? ये 2 पॉइंट, 2 उदाहरण आप लोग याद रख सकते हैं अलैंगिक जनन का, ठीक है ना? और अलैंगिक जनन से रिलेटेड भी हम लोग 5 पॉइंट और देखेंगे, ताकि जो है हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर यहीं पर ही क्लियर हो जाए, फिर अलग से हमको जो है पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है ना बाबू? तो उसका जो है हम लोग आगे देख पाते हैं, देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। छठा, छठा पॉइंट में देखते हैं, छठा चैप्टर में क्या है बाबू? अलैंगिक अलैंगिक जनन का पॉइंट छोगो हमको देखना है। क्या? पहला पॉइंट क्या हमने बताया? अलैंगिक जनन में लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं है, लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं है तो 2 प्रकार के जीव भी इसमें भाग नहीं लेगा, एकदम सही। 2 प्रकार के जीव भी भाग नहीं लेगा, एकदम सही। क्या? कि लैंगिक जनन में जो उत्पन्न होता है संतति वह सिंगल, कोई नर भी एक नए संतति का बना सकता है और कोई मादा भी एक नए संतति को बना सकता है। मतलब कि कहने का मतलब सीधा है कि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेकर के नए संतति का निर्माण कर सकता है। अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट कि एक जीव भाग लेकर नए संतति बना सकते हैं, नए संतति बना सकता है, ठीक है ना? पहला पॉइंट अलैंगिक जनन से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट अलैंगिक जनन से रिलेटेड बाबू क्या है? दूसरा पॉइंट ये है हमारा अलैंगिक जनन से रिलेटेड कि इसमें जो प्राप्त होता है संतति, इसमें जो हमारा नए संतति बनते हैं ना बाबू, वो हमारा जो नया संतति होता है वो अपने पूर्वज के समान होता है, चाहे वह अनुवांशिक रूप से एक वृक्ष है, कोई चीज भी एक वृक्ष, जैसे कि हमारा ये सोहजन जो भी हम लोग मुनगा मुनगा बोलते हैं, सोहजन, इस सोहजन के वृक्ष में आप लोग देखते होंगे, इस सोहजन का जो वृक्ष है इसके तना को काट करके एक नया पौधा का निर्माण कर लिया जाता है। इसके तना को काट दिया जाता है, जाकर के रोप दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। होता है ऐसा? एकदम होता है। तो वो जो होता है नए संतति का जो निर्माण बन रहा है एक पौधा से, इसके जितने भी तने होते हैं सबको काट लीजिए, सबको काट करके जाकर रोप दीजिए। क्या सब में जितने भी इसमें 4 गो संतति बना, चारों में अपने पूर्वज के समान गुण होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। जैसा गुण इसके पास रहेगा वैसा गुण इसके पास रहेगा, वैसा गुण इसके पास रहेगा, वैसा गुण इसके पास रहेगा, वैसा गुण इसके पास रहेगा। अर्थात अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, उत्पन्न जो संतति होते हैं वह अपने पूर्वज के समान होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन। इसको मिटाते हैं। कहने का मतलब है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने पूर्वज के समान होते हैं, अपने
पूर्वज के समान होते हैं, अपने पूर्वज के समान होते हैं। मतलब जैसा उसका वंश जो पूर्वज होते हैं वैसा ही उसका वंशज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपने पूर्वज के समान। ये इतना पॉइंट याद रखिए, अपने समान होते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आलैंगिक संयोजन से रिलेटेड याद रखिए, समझ पा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इस ड्रीम क्लासेस में, तो इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो से जुड़ें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बाबू। आगे तीसरा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो होते क्या होते हैं, अपने पूर्वज के समान होते हैं। और इससे जो उत्पन्न जो संतान होता है उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है, क्या कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बउआ, आपके बोर्ड के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो तो कर लो, एकदम वीवीआई है। क्या कि क्लोन किसे कहते हैं या क्लोन किससे प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा। क्लोन क्या है, क्लोन एक अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है जो कहीं ना कहीं अपने पूर्वज के समान होते हैं, चाहे वह कैसे भी हो, उसके पूर्वज हो एकदम पूर्वज के समान होते हैं। चाहे वह आनुवांशिक रूप से देख ले, चाहे उसको वांशिक रूप से देख ले, चाहे उसका बाह्य संरचना देख ले, चाहे आंतरिक संरचना देख ले, कोई भी संरचना देख ले, वो एकदम अपने पूर्वज के समान होते हैं। और जब अपने पूर्वज के समान कोई संतति प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्लोन। याद रहेगा छोटी सी बात, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट अलैंगिक जनन से रिलेटेड। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, चौथा पॉइंट जो अलैंगिक जनन में दिया गया है आपको याद रखना है, क्या कि इसमें युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होता। इस जनन प्रक्रम में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हुआ। अगला 5वां पॉइंट, इस पॉइंट को समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं, ध्यान से, पहले ध्यान से समझिए। इस जनन प्रक्रम में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। युग्मक किसमें बनता था, तो युग्मक नर युग्मक बनता था और मादा युग्मक बनता था, 2 युग्मक। तो दोनों युग्मक की आवश्यकता कहां होती थी, तो दोनों युग्मक की आवश्यकता होती थी लैंगिक जनन में। यहाँ कौन रहा है, तो यहाँ हो रहा है अलैंगिक जनन। तो जब अलैंगिक जनन हो रहा है बउआ, तो इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं ना है, एकदम नहीं है, युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसमें, अलैंगिक जनन में, है ना। 5वां पॉइंट जो अलैंगिक जनन से रिलेटेड है, क्या कि इससे उत्पन्न संतति जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है, इसमें किसी प्रकार का विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है, एकदम अपने पूर्वज के समान होते हैं। जिसके कारण किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुआ तो पूरा के पूरा संतति एक मरते में लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इससे उत्पन्न संतति
उत्पन्न संतति पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, अनुकूल नहीं होते, नहीं होते हैं। ठीक है ना। आज हम लोगों ने क्या क्या, ध्यान से देखिए यहाँ क्या बोला, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दोनों का हमने जो है पूरा डीपली अध्ययन किया। क्या लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, जीवन अवधि क्या होता है, जीवन अवधि के बारे में देखा, जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि सबका जीवों का अलग अलग होता है, वो भी हम लोगों ने देखा। उस चीज को देखने के बाद हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन क्यों होता है, जनन क्यों जरूरी है, ये सब भी हम लोगों ने जाना है ना बाबू। जनन मतलब कि हम लोग देखे पा रहे थे, जनन मतलब कि जीव अपने जैसा संतति को निर्माण करने का एक प्रक्रम है, जो दो प्रकार के हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहाँ होता है, लैंगिक जनन में कौन कौन जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जनन के लिए जो है महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया। अलैंगिक जनन कौन कौन है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी भी हम नहीं पढ़े हैं, सिर्फ अलैंगिक जनन का आज हम परिभाषा देखें और अलैंगिक जनन में जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम देखें। ठीक है, अलैंगिक जनन का महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लोग देख पाए हैं और कुछ आगे नहीं देखें। ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जो होगा वो हम लोग जो है देखेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार, मतलब अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं, हाँ एकदम होते हैं। अलैंगिक जनन का जो है मुख्यतः 4 से 5 प्रकार आपका जो है किताब में दे रखा है, वो सब को हम बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोग यही वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।